हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम लगातार और ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों को आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का आखिर एम क्या है, ठीक है, शिक्षा का लक्ष्य है क्या, आज हम उसे समझेंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। आपके सिलेबस का ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आज हम इसे कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के बना हुआ है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर शिक्षा का लक्ष्य है क्या। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य यानी कि मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन, आखिर एम एजुकेशन का है क्या, हम उसे समझते हैं। समाज के मूल लक्ष्य ही शिक्षा के लक्ष्य माने जाते हैं। समाज किस चीज़ से बना है, तो समाज बना है लोगों से, और लोगों के लिए ही क्या बनी है, शिक्षा। इसीलिए जो शिक्षा का लक्ष्य है वही समाज का लक्ष्य है, या हम ये कह सकते हैं कि जो समाज का लक्ष्य है वही हमारी शिक्षा का लक्ष्य है। भिन्न भिन्न समाजों में लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा समाज है, जैसे मान लीजिए जो भारतीय समाज है उसके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है वो अलग है, लेकिन जो पाश्चात्य समाज है उसके लिए शिक्षा का लक्ष्य अलग है, ठीक है। तो देश काल एवं वातावरण के अनुसार जो लक्ष्य होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो बदलते रहते हैं। हमारे देश में भी शिक्षा के लक्ष्य अलग अलग थे। जैसे अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो उसका जो एम था तो वो कुछ और था। उसके बाद जब हम बौद्धकालीन शिक्षा में आते हैं तो उसका भी एम अलग हो गया। फिर हम मुस्लिम कालीन शिक्षा में आते हैं तो उस समय भी शिक्षा सारी बदल गई। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा की, तो ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य पूरा ही बदल गया, ठीक। फिर हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था आई उस शिक्षा का एम क्या है वो भी पूरी तरीके से अलग है। यानी शिक्षा के रूप, फिर शिक्षा का एम, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो बदलता रहता है, ठीक है। यानी देश काल और वातावरण के अनुसार जो लक्ष्य होता है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र एवं समाज के उत्तरोत्तर विकास हेतु शिक्षा में निम्नलिखित लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है। कोई राष्ट्र और समाज है, अगर वो विकास की ओर बढ़ रहा है तो उसमें ये मुख्य लक्ष्य देखे जाते हैं, यानी कि ये लक्ष्य उसमें होते हैं, ठीक है। तो कौन से लक्ष्य हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा लेना चाहता है, जो लेता है शिक्षा, पहला उद्देश्य उसका ये है कि वो फिजिकली डेवलप हो, ठीक है। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा गोल है हमारा वो है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है, मेंटली डेवलप करना। अगर हमें ये बोलना हो कि शिक्षा का एक एम बताइए जिससे सब कुछ परिभाषित हो जाए, तो हमें याद रखना है कि उसका शिक्षा का अर्थ है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट या जिसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास, सभी तरफ से विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य कहलाता है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत हम इन सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहला है हमारा शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है हमारा सामाजिक विकास, चौथा है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक विकास, पांचवा है हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास यानी कि मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति क्या हो, मॉरली भी अच्छा हो, वो झूठ ना बोलता हो, ठीक है, वो सच के साथ खड़ा रहता हो, वो एक सच्चा आदमी हो। इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो भी कहाँ से होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक की जब हम बात करते हैं तो जिस संस्कृति से निकल करके वो आया है उसके व्यक्तित्व में वो संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। तो इस तरीके के लक्ष्य किसके हैं, शिक्षा के। साथ ही साथ अगला जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है हमारा वो है व्यवसायिक। शिक्षा का काम सिर्फ आपको जागृत करना ही नहीं है, शिक्षा का काम आपको व्यवसाय दिलवाना भी है, ठीक है। शिक्षा का एक रूप ऐसा भी है जो आपको व्यवसाय दिलवाता है। इसके अलावा राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी शिक्षा दी जाती है, यानी कि हमारे नेशन की, हमारे देश की क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक चेतना का विकास यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है इस जीवन का, वो है आत्मा का परमात्मा से
मिलन। इसीलिए शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी रखा जाता है, यानी कि आध्यात्मिक उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, वोकेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ जो हमारा नेशन की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग भी हमारा डेवलपमेंट होता है, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो शिक्षा के इतने सारे एम होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के लक्ष्य, यानी एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। हमने देखा वैदिक कालीन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आत्मबोध करना, आत्मज्ञान करना। ठीक है, जब हम बौद्ध काल में जाते हैं तो उसमें भी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, आत्मबोध करना, आत्मज्ञान करना, दुखों को पहचानना। ये किसका उद्देश्य हो गया, शिक्षा का। फिर हम मुस्लिम काल में आते हैं तो हम देखते हैं उस समय शिक्षा का उद्देश्य हुआ कि जो भी चीज़ें कुरान शरीफ में बताई गई हैं, कुरान की आयतों को लोगों को समझाना, बताना, उसका अर्थ बताना और शिक्षा में धर्म का प्रसार करना, यही हमारा लक्ष्य हो गया था। यानी एम उस समय क्या था, धर्म का प्रसार ही मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, अब हम क्या हो गए हैं, अब हम हो चुके हैं डेमोक्रेटिक। तो अब हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उसे हम देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको पता है। यह विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, जैसे कि पता है आपको, नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है और वेस्ट इंडिया में अलग है, सेंट्रल इंडिया में अलग। यानी हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, हर जगह अलग जाति, अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जा रहे हैं। ठीक है, परंतु इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है, लेकिन हम भारत के नाम पर सभी एक हैं। ठीक है, कभी कभी इनमें संघर्ष एवं द्वेष की भावना भी जन्म लेती है। क्या होता है, हमारी भी आपस में लड़ाई भी हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें संघर्ष और द्वेष की भावना भी जन्म लेती है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है, और यही जो द्वेष भावना जन्म लेती है, इसी को मिटाने के लिए ही क्या होता है, भारत में शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पहला जो लक्ष्य है हमारा वो है शारीरिक विकास। ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट पहला लक्ष्य है। दूसरा है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा है व्यक्तिक विकास एवं सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, हुआ क्या, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर व्यक्ति का विकास हो, साथ साथ इस समाज का विकास हो, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। साथ में सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, यानी कल्चरल क्या हो, हार्मनी डेवलप हो, लोग एक दूसरे के संस्कृति को सम्मान दें, एक दूसरे के धर्म को सम्मान दें, एक दूसरे की जाति को सम्मान दें, तो उसके लिए भी शिक्षा क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, अगला है हमारा व्यवसायिक विकास, यानी शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से भी रिलेटेड है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, अच्छा व्यवसाय मिले, अच्छा काम मिले करने के लिए, आपको अच्छी सैलरी मिल सके, तो वो उद्देश्य भी शिक्षा का है। इसके अलावा लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जो नागरिकता है उसकी शिक्षा भी दी जाती है कि नागरिकता क्या होती है, नागरिक के अधिकार क्या होते हैं, वो सारी शिक्षाएं भी लोकतंत्र में दी जाती हैं। अगला है जनसंख्या शिक्षा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनसंख्या शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर शिक्षा दी नहीं जाएगी तो लोग अनियंत्रित रूप से क्या करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो क्या होता है, सभी के अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्यावरण का नुकसान करते रहें। इसीलिए हमें पर्यावरण की शिक्षा भी दी जाती है ताकि पर्यावरण के प्रति हम क्या हो सके, संवेदनशील हो सके। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा देश को आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति। देश को हम आगे किस तरीके से ले जाएंगे, क्योंकि देश क्या होने वाला है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देश आधुनिक तकनीकी, आधुनिक विचारों की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या हो, साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहे, आधुनिकीकरण के साथ में हमारी एकता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी पहचान को बना सकें, उसकी भी शिक्षा दी जाती है। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। हर धर्म में क्या हो रहा है, इस समय धर्मों में आपस में लड़ाई चल रही है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म आपस में लड़ रहे हैं। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, धर्म का ये कार्य नहीं है कि वो आपस में लड़ाए। आज की जो शिक्षा है वो इस बात पर जोर देती है कि धर्म जो है, धार्मिक रूप से हम सभी सहिष्णु हो सकें, उनके धर्म को बुरा भला ना कहें। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन उनका धर्म बुरा है, हमें ये कहने का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरीके से आप में धार्मिक सहिष्णुता आ सके, बंधुत्व की भावना जन्म ले सके, इसलिए शिक्षा का एम वैसा भी रखा गया है। इसके अलावा नैतिक और चारित्रिक विकास हो, इसका भी काम कौन करती है, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। ठीक है,
एम ऑफ एजुकेशन की अब हम फिर से बात करेंगे। आप कहेंगे कि सर फिर से एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं एम ऑफ एजुकेशन अलग अलग रेफरेंसेस में। यानी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से? शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य और शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य। ठीक है, अब शिक्षा दो तरीके से होती है। मान लीजिए अगर मैं शिक्षा ले रहा हूँ तो शिक्षा का ये व्यक्तिगत लक्ष्य है मेरा, ठीक है, कि मेरे लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो शिक्षा मैं ले रहा हूँ इसका समाज पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए शिक्षा के दो लक्ष्य हो गए, एक व्यक्तिगत लक्ष्य हो गया और एक सामाजिक लक्ष्य हो गया, ठीक है। तो हम इन्हीं लक्ष्यों को समझने वाले हैं। शिक्षा के वैयक्तिक लक्ष्य। वैयक्तिक उद्देश्य से तात्पर्य है शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति देश के लिए क्या होता है, एक एसेट होता है, यानी कि पूंजी होता है। पूंजी कब होता है? जब आप उसमें निवेश करेंगे। शिक्षा एक निवेश है जो व्यक्ति में किया जाता है और व्यक्ति से उसमें व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत शक्तियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनका विकास होता है। जब उनका विकास होता है तो व्यक्ति क्या करता है? देश के विकास में अपना योगदान देता है, समाज के विकास में अपना योगदान देता है, धर्म के विकास में भी अपना योगदान देता है। यानी हर चीज़ के विकास में व्यक्ति अपना योगदान ठीक से देता है। योगदान तो सभी दे रहे हैं, जितने भी लोग इस धरती पर आए हैं वो सभी अपना योगदान किसी न किसी रूप में समाज को दे रहे हैं, अपने देश को दे रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, यह उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति अगर अपने आप की सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है तो समाज में भी क्या करेगा, उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिसके अनुसार शिक्षा को ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके और अपने जीवन को अधिकतम पर और उन्नत बना सके। क्या होता है कि जब आप शिक्षित होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं वो विकसित होती हैं। जितना ज़्यादा वो विकास करेंगी आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। आप जितना अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे उतना ही ये समाज बेहतर होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए समाज में 10 लोग रह रहे हैं और सभी ने शिक्षा प्राप्त करी और सभी का जो विकास है वो सर्वांगीण हो गया, ठीक है, व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा है, सामाजिक रूप से अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, तो अब वो आपस में लड़ेगा ही नहीं। यानी जब वो आपस में लड़ेगा ही नहीं तो समाज का विकास कैसा होगा? बहुत तेज गति से होगा। इसीलिए समाज में धार्मिक सहिष्णुता का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हिंदू मुसलमान की जो डिबेट चलती है ना, इसको समाप्त करना होगा, ठीक है, ये ताकि हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्ति की वैयक्तिक विभिन्नताओं पर बल देता है। शिक्षा का ये वैयक्तिक उद्देश्य है, वैयक्तिक उद्देश्य वैयक्तिक विभिन्नताओं पर बल देता है ताकि क्या हो, हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं, हर व्यक्ति की योग्यताएं अलग हैं। अगर व्यक्ति इस रूप में कार्य करेगा, हर व्यक्ति अपने आप की सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करेगा तो समाज को अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग टाइप की योग्यताएँ मिलेंगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई प्लम्बर बनता है, यानी सभी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता को प्राप्त कर लिया तो ये समाज क्या होगा, विकसित हो जाएगा अपने आप ही, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। अभी हमने वैयक्तिक उद्देश्य देखा शिक्षा का, अब हम देखने वाले हैं शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। तो समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से ऊंचा होता है, क्योंकि ये समाज किससे बना है, व्यक्ति से बना है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और अपनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। देखिए, अगर ये समाज नहीं होगा तो आप अकेले करेंगे क्या? मान लीजिए इस दुनिया में कोई ना हो, आप अकेले हो तो करेंगे क्या? इसीलिए समाज का होना ज़रूरी है। आपके ऊपर जो बंदिशें लगाई जाती हैं, जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, वो होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो समाज है, समाज आप पर एक अंकुश भी लगाता है, समाज आपको विकास के लिए भी आगे बढ़ाता है, समाज में रहकर आप अपने आप को पहचानते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में सत्य है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से ही मिलकर समाज बना है, समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं, ठीक, वही लिखा हुआ है। अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है, ठीक। व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन, अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समाज होगा ही नहीं, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर ही निर्भर है। समाज की उन्नति और समाज की एकता किस पर निर्भर है? व्यक्तियों पर। अगर व्यक्ति अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, अगर व्यक्ति नहीं अच्छे होंगे तो समाज अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उनके सहयोग के बिना उनकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है। यानी कि अगर जो
व्यक्ति की प्रगति नहीं होगी तो समाज की प्रगति भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति की प्रगति हो तभी समाज की प्रगति होगी, और व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है। लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। ठीक है, जब हम शिक्षा के सोशल एम्स की बात करते हैं तो सामाजिक एम में जो समाज है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है किससे, व्यक्ति से। व्यक्ति को अपने हित का ध्यान ना रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, जो सामाजिक एम होता है शिक्षा का वो क्या है कि हमें समाज को ऊपर रखना है, और समाज जिस तरीके की डिमांड करता है व्यक्ति को उस तरीके का कार्य करना चाहिए। ठीक, और हर तरीके का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारे एम्स समझ में आ गए होंगे। एक एम है जो जनरल एम्स हैं, दूसरे जो एम हैं वो भारत के एम हैं, यानी कि भारत की जो लोकतांत्रिक शिक्षा है, लोकतांत्रिक देश में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होती है, या लोकतांत्रिक देश में किस तरीके के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो है। और तीसरे उद्देश्य के बारे में हमने जो पढ़ा वो है व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।